कोई न कोई ऐसा कंपल्सन है जिसकी वजह से सत्ताधारी दल न डिबेट करना चाहता है न डिस्कस करना चाहता है। दे आर जस्ट रशिंग थ्रू द बिल्स। डिजिटल इंडिया के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग लेके चले गए बैंकों से। किसान की तो बात छोड़िए, जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहां ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को। आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है। तो आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें, बुरा मत मानना, मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। कई बार मुझे ये लगता है कि कोई न कोई ऐसा कंपल्सन है जिसकी वजह से सत्ताधारी दल न डिबेट करना चाहता है न डिस्कस करना चाहता है। दे आर जस्ट रशिंग थ्रू द बिल्स। इतने महत्वपूर्ण बिल, क्या ये उचित नहीं होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि देश के 60% से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी देने वाले सेक्टर के बारे में जब आप बिल लाएं तो विपक्ष के नेताओं से भी बात करें और देश के तमाम किसान संगठनों से बात करें। आपने कोरोना के नाम पर यह सब अध्यादेश जारी कर दिया और बिल लाए, किसी से कोई पूछा नहीं। आप केवल अपने जो बीजेपी का है, भारतीय मजदूर संघ, उससे ही डिस्कशन कर लिया होता, वो भी नहीं पूछा। आखिर क्या कंपल्सन है, क्या मजबूरी है? भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 12% हिस्सा रहेगा। हम आजाद हुए तो 50% था, 14 में लगभग 17-18% था। तो 14 से तो आपकी सरकार है, फिर ये 5-6% जीडीपी में हिस्सा कम कैसे हो गया? मैं जानता हूं कि जब तोमर साहब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जी पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं इन बिलों के माध्यम से, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग लेके चले गए बैंकों से। किसान की तो बात छोड़िए, जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहां ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को। आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन है, वो कहां अपना बेचने जाएगा? ये बड़ी अजीब स्थिति है, जाने किस तरह की बात करते हैं। समानांतर मंडियां हो जाएंगी। आप ये बताइए कि जो अभी मंडी शुल्क से राज्यों को पैसा मिलता है, वो जब कम हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म है आपकी? कोई मैकेनिज्म नहीं। और आपने शुरू में ही कहा था कि कहीं भी किसान मनचाही कीमतों पर बेच सकेगा। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि किसान की मनचाही कीमतों पर कौन मूल्य मिलेगा? मनचाही कीमतों पर इस शब्द पे जोर दीजिए। आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस करते समय इन बिलों को, ये नहीं हो सकता है। क्या मालूम क्या स्थिति होगी? जैसे समानांतर बड़े बड़े लोगों की मंडियां आ जाएं और हमारी एग्जिस्टिंग मंडीज, तो उनके सामने ही तो इनकी दम घुट जाएगी, ये मुकाबला उनका नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा बीएसएनएल दम तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? बेचने की स्थिति में हो कि नहीं?
और आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें, बुरा मत मानना, मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। इससे आगे की बात नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन आप तोमर साहब, आप चंबल के किनारे के रहने वाले, मैं इन बिलों की टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो कुछ है सब किसान विरोधी है। जो कुछ है, मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे चंबल की घाटी में इधर इटावा है, उधर भिंड और ग्वालियर है, जिधर से हमारे मंत्री जी आते हैं। वहां एक बहुत बड़े कवि हुए थे शिशु जी, तो वो जाते थे चंबल के किनारे, तो एक तरफ पनघट था, क्योंकि चंबल का पानी बहुत शुद्ध था, इतना शुद्ध पानी कहीं हिंदुस्तान में नहीं था। लोग वहीं से पानी भर के महिलाएं लाती थी, और एक तरफ मरघट था। उन्होंने पूरा कनकाब लखा चंदी चंबल घाटी पर। सर, देयर इज 1 मिनट सर, 1 मिनट। 1 मिनट, देयर इज ओनली 1 मिनट। देखिए, तो उन्होंने मरघट को क्या लिखा, मैं सारे लोगों से, हमारे ऊपर भी लागू होता है। 4 लाइनें में कहना चाहता हूं कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इस सत्य को, जीवन के इस मर्म को समझिए। सत्ता में न भी रहें और रहें भी, तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के सब खेतों की मेड़ों पर जाएंगे, तो टूटी ही मेड़ें आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था, तब आप संसद में क्या कर रहे थे। उदास लड़के गांव के ये पूछेंगे, उनके चेहरे जो अभी खिले रहते हैं, वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए, तो आप संसद में क्या कर रहे थे। क्या जवाब देंगे आप। हम जवाब देने लायक नहीं होंगे। इस 7 मिनट में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जीवन के मर्म को समझिए, और हम सब पर ये लागू होता है। इसलिए ऐसे काम कीजिए कि आने वाले पीढ़ी कभी आपको दोषी न ठहराए। बहुत बहुत धन्यवाद।